Once again, welcome to Tapasya, the learning junction. Dear students, I hope that all of you are enjoying the video lecture on this channel. This is the second video lecture on gravitation for class 9th student. So, how are you, my dear 9th students? कैसे हो आप लोग? I hope that enjoying my videos. Okay, so आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 4 पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं. Only 4 points. The first point is gravitational force between ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्मॉल एंड बिग साइज. यानी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेंगे, बड़े के बीच में किस तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. सेकंड पॉइंट आज डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पूरे सोलर सिस्टम को होल्ड कैसे करके रखता है. और तीसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन. यानी जो प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, इसको एक्सप्लेन किया था केपलर्स ने. And the fourth point कि how did Newton guess the inverse square rule. तो ये चारों पॉइंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. और डिस्कशन के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो डेफिनेटली मैंने आपसे कहा है कि आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दें. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए स्मॉल साइज एंड बिग साइज. पिछले क्लास में, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल रूल पढ़ाया था. क्या कहता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ? कहता है कि भाई F यानी फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू universal gravitational constant into mass of the first object into mass of the second object upon the distance, a square of the distance between them. Right? Is it clear? I hope that this formula is well known to all of you. याद है ना? फिर से अगर नहीं याद है तो याद रखिएगा. क्या कहता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ? कहता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. दैट मींस F इज इक्वल टू G इनटू m1 इनटू m2 बाय r स्क्वायर. अब जरा कंसीडर कीजिए, पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट, छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है. ग्रेविटेशनल फोर्स. ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है. हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है. ये बात सर्वविदित है, 100% सत्य है. अब फोर्स लगेगा तो मोशन होगा, यही हमने पढ़ा है. फोर्स होगा तो मोशन होगा. लेकिन मोशन के लिए फोर्स जितना चाहिए, अगर उतना फोर्स नहीं लग पा रहा है तो मोशन नहीं होगा. एक स्टूल पड़ा हुआ है और आप उसे धकेल रहे हो, बट विथ अ वेरी स्मॉल फोर्स, इट इज नॉट नेसेसरी कि फोर्स लगने से स्टूल मूव करे ही करे. तो भाई पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है. दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. चूंकि अगर ऑब्जेक्ट का मास, दोनों ऑब्जेक्ट का मास, इफ बोथ ऑब्जेक्ट इज हैविंग लेस मास, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, फोर्स तो लगाएंगे. लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास कम है, तो m1 भी लेस, m2 भी लेस, उनका प्रोडक्ट भी लेस. एंड दैट्स व्हाई व्हाटएवर द फोर्स एक्सर्टेड बाय देम ऑन ईच अदर इज आल्सो लेस. राइट? अगर m1 बहुत छोटा साइज का है, m2 भी छोटा साइज का है, तो ओवरऑल m1 m2 और छोटा हो जाएगा, बाई r स्क्वायर और छोटा, यानी फोर्स जो लगेगा बहुत कम लगेगा. तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने वाले हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का साइज अगर बहुत छोटा हो तो उनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इतना कम होगा कि इसकी वजह से किसी भी तरह का मोशन नहीं होगा. राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होगा अगर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही कम है. इज इट क्लियर? अब जरा हम कंसीडर करते हैं कि भाई दो में से मान लो ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, एक का मास बहुत ज्यादा है,
more, very high mass, very high, very heavy, very heavy, बहुत भारी है, like earth, like moon. कोई एक का मास भी बहुत ज्यादा है, ह्यूज मास है, तो एक का मास भी अगर ज्यादा हुआ, मान लो m1 बहुत ज्यादा हुआ, m2 बहुत कम है, m2 एक ही केजी है, लेकिन m1 बहुत ज्यादा है, तो उनका प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा होगा ना, फाइनली फोर्स क्या होगा, जो बहुत ज्यादा होगा. सो डेफिनेटली whenever out of two object any one is of very very high mass, in that case the force between them are very high. So you can say that the gravitational force उनके बीच में काफी ज्यादा लगेगा, राइट? और जब ज्यादा लगेगा तो मोशन होगा, ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, मोशन. कौन मूव करेगा, जिसका मास कम होगा. क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि भाई जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसी में तो मूवमेंट दिखाई पड़ेगी, राइट? तो याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव होने के लिए एटलीस्ट दो में से किसी एक का मास ह्यूज होना चाहिए, राइट? अब मान लो कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास, ऑब्जेक्ट वन भी काफी है भारी और दो भी वेरी हाई हैवी है, यानी मान लो अर्थ की बात करें और मून की बात करें, उन दोनों के बीच, दोनों का मास बहुत ज्यादा है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो और ज्यादा होगा. तो यू मस्ट रिमेंबर कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंडेंट है, यानी मास पे डिपेंडेंट है. दोनों में से दोनों के ऑब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे होंगे, तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा, वो नाम मात्र का होगा, नेग्लिजिबल होगा. दोनों में से एक भी ऑब्जेक्ट अगर ह्यूज मास का है तो इफेक्ट काफी ज्यादा फोर्स लगेगा, और दोनों के दोनों हैं तब तो कहने नहीं, बहुत ही एक्सट्रीमली हाई फोर्स दोनों के ऊपर एक्सर्ट होगा. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. ये कॉन्सेप्ट कई बार इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन में इससे बेस्ट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो ये समझ के रखिएगा. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अगले पॉइंट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग. हाउ डज ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर. बड़ा इंटरेस्टिंग है. पूरा सोलर सिस्टम अपने ही स्थान पे मूव कर रहा होता है, अपने ही ऑर्बिट पे मूव कर रहा होता है. क्यों, जरा समझो. तो इसके लिए जरा सोचो, जैसे हमारा सन है, सन, सूरज, भाई सूरज के चारों तरफ हमारा अर्थ मूव कर रहा है. कंसीडर, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. क्या मान के चल रहे हैं कि अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन ऑन ए सर्कुलर पाथ. अब याद करो, सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, याद करो. हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सिखाया था पिछले वीडियो में कि एक रस्सी से, एक थ्रेड से, एक धागे से एक स्टोन को टाई कर लो, बांध दो, और उसे अब रोटेट करो, तो देखोगे कि सर्कुलर पाथ पे वो स्टोन मूव कर रहा है. स्टोन इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ. एंड नाउ रिलीज दिस थ्रेड. थ्रेड को रिलीज करो. जिस समय थ्रेड को रिलीज कर दोगे उस समय अब ये स्टोन सर्कुलर मूवमेंट नहीं करेगा, सर्कुलर पाथ पे नहीं मूव करेगा, बल्कि उस इंस्टेंट पे जहां होगा वहीं से टेंजेंट के रूप में स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर जाएगा. मतलब ये कि इस स्टोन को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए आपके हाथ की तरफ एक कॉन्टिन्यूअसली थ्रेड के द्वारा फोर्स लग रहा था. दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. सो यू मस्ट रिमेंबर, for a circular movement centripetal force to the center is essential. Till the centripetal force is not acting of the object, ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स लगातार नहीं लग रहा होगा, किसी भी हाल में ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे नहीं मूव करेगा. इसका मतलब यह है कि अर्थ जो है एक सर्कुलर पाथ पे सन के चारों तरफ इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि सन अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगा के रखे हुए हैं. That is, the gravitational force of the sun on the earth is acting as a centripetal force. सूरज के द्वारा अर्थ के ऊपर जो फोर्स लग रहा है towards the sun, क्या है? Gravitational force of sun. Gravitational force of sun is acting as a centripetal force, and that's why earth is rotating on a circular path. इसी प्रकार, यानी आप देखो कि भाई एक प्लैनेट के चारों तरफ
एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, प्लैनेट, सन इज ए प्लैनेट, सन के चारों तरफ क्या मूव कर रहा है, एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट ऑन द सैटेलाइट। इज इट क्लियर? इन द सेम वे आप जानते हो, क्या जानते हो, कि भाई प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट मूव करते हैं। जैसे मान लो हम अर्थ की बात कर लें, तो अर्थ के चारों तरफ मून मूव करता है, रोटेट करता है, फिर से वही कंसीडर कर रहे हैं सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ पे मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि ये अर्थ जो है मून के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के रखे हुए है, सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह। यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून के ऊपर एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से मून अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिटल सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। तो यू मस्ट रिमेंबर कि भाई पूरा सोलर सिस्टम अपने खास डिफाइंड ऑर्बिट पे इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि प्लैनेट जो है सैटेलाइट के ऊपर क्या कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स लगा रहा है, राइट? इज इट क्लियर? तो पूरा सोलर सिस्टम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, इसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम एक डिफाइंड ऑर्बिट पे अपने अपने ऑर्बिट पे ही मूव करते रहते हैं, राइट? कहीं लिव नहीं होते। अब जरा डिस्कस करें हम लोग तीसरा पॉइंट आज के वीडियो का। तीसरा पॉइंट है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यानी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, इस मूवमेंट को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट दिया था केपलर्स ने, राइट? केपलर साहब 16th सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर थे, 16वीं शताब्दी के, काफी पुराने। और उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के ऊपर 3 लॉज प्रोवाइड किया, 3 नियम बताए। हमने ये तीनों नियम यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे पहला नियम समझे क्या कह रहा है? कह रहा है केपलर साहब ने कहा कि भाई केपलर एस्टेब्लिश्ड 3 लॉ व्हिच गवर्नर द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। These are known as Kepler's law of planetary system। यानी सूरज के चारों तरफ, सन के चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट मूव करते हैं वो कैसे मूव करते हैं, इसी के ऊपर केपलर्स ने 3 नियम बनाए, 3 नियम जो दिए, उसी के आधार पे इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो पहला नियम क्या था कि द प्लैनेट्स मूव्स इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी केपलर साहब का कॉन्सेप्ट था कि भाई सूरज जो महाराज जी हैं, उसके चारों तरफ जो हमारा प्लैनेट यानी अर्थ अगर मूव कर रहा है, तो ये अर्थ सर्कुलर पाथ पे नहीं मूव कर रहा है, बल्कि एक इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, एक अंडाकार इलिप्टिकल पाथ पे ये मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे ये नहीं मूव कर रहा है। फर्स्ट थिंग, कैसे पाथ पे मूव कर रहा है? इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है। इज इट क्लियर? द प्लैनेट moves in a elliptical orbit on the around the sun with the sun at its one of the 2 focus। यानी कहा गया कि एक फोकस पे नहीं है, ये 2 फोकस पे, चूंकि इलिप्टिकल पाथ है, सर्कुलर पाथ नहीं है। सपोज यहां और यहां ये 2 फोकस है, राइट? तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी सन यहां पे है, तो केपलर साहब ने यही कहा कि जो हमारा अर्थ है यानी जो प्लैनेट है वो मूव कर रहा है किसके ऊपर? एक इलिप्टिकल पाथ के ऊपर। बाय कंसीडरिंग दैट द सन इज हैविंग 2 फोकस, राइट? इसको मान लो F1 मान के चल रहे हैं, इसको F2। तो इन दोनों में से किसी एक जगह पे सन को कंसीडर करना है और उसके चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पे हमारा मूवमेंट होगा, राइट? क्या कह रहा है? द प्लैनेट मूव्स इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विथ द सन एट वन ऑफ द 2 फोकस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर चूंकि एक सेंटर तो होगा नहीं, तो 2 इसका सेंटर माना गया, और ये दोनों सेंटर के ऊपर किसी एक सेंटर पे सन को कंसीडर किया गया। इज इट क्लियर? तो ये केपलर साहब का पहला नियम था कि भाई हमारा जो अर्थ है वो सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करता, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है, बाय कंसीडरिंग दैट द सन इज हैविंग 2 फोकस, F1 एंड F2। इन दोनों में से किसी एक जगह पे सन है,
राइट। फिर दूसरा नियम उन्होंने क्या दिया, कहा सेकंड लॉ, ईच प्लैनेट revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal area in equal time। क्या मतलब है इसका भाई? अब जैसे सपोज ये अर्थ चल रहा है, मान लो सपोज करते हैं कि एक टाइम इंटरवल लेते हैं T1 टाइम इंटरवल। अब यहां पे मान लेते हैं कि इस जगह से हमारा अर्थ जो है T1 टाइम में यहां पहुंच रहा है, राइट। तो इसका सेंटर को मिला के लाइन ज्वाइन करते हैं सूरज से, ये और ये। तो केपलर साहब का सेकंड लॉ कहता है कि भाई T1 टाइम में अर्थ जो दूरी तय कर रहा है पूरा, उसको मिलाने वाला लाइन से जो एरिया कवर होगा, ये एरिया पूरा इक्वल होगा। कहीं पे भी आप टाइम इंटरवल T1 टाइम इंटरवल का मूवमेंट ले लो। तो चलो हम सबसे दूर वाला लेते हैं, ये सबसे पास वाला लिया है, सूरज के बिल्कुल पास में मूवमेंट। अब दूर में लेते हैं। तो दूर में देखा हमने कि सूरज जो है बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बड़ा छोटा सा। तो इस लाइन को मिलाते हैं, ये लाइन मिल गया। और ये टाइम कितना लगा? अभी भी T1 ही लगा है। तो T1 टाइम में यहां पे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया और यहां पे T1 टाइम में कम डिस्टेंस कवर किया। क्यों? क्योंकि केपलर साहब ने कहा था कि ये जो एरिया कवर हुआ है, ये एरिया कवर, वो इस एरिया के कवरिंग के बराबर होगा। कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, केपलर साहब का दूसरा नियम कहता है कि कोई भी एक टाइम इंटरवल ले लो, उस टाइम इंटरवल में कहीं पे भी देखोगे तो जो मूवमेंट होगा हमारा प्लैनेट का, उसके द्वारा जो डिस्क्राइब्स एरिया होगा वो हमेशा इक्वल होगा। यही कह रहा है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट को ज्वाइन करने वाला लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। समय सेम, डिस्टेंस कवर्ड जितना करेगा वो वेरी कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया सेम होने वाला है। इज इट क्लियर? अब इसका मतलब कि सेकंड लॉ जो है हमारा केपलर साहब का, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमारा अर्थ जो है सन के अराउंड सेम स्पीड से मूव नहीं कर रहा, सेम स्पीड से रोटेट नहीं कर रहा। यू मस्ट रिमेंबर, जरा देखो, यहां पे जब सूरज के नजदीक था तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है T1 टाइम में, और सूरज से जब दूर है तो इतना ही सा डिस्टेंस, कम डिस्टेंस। इसका मतलब ये कि एज द अर्थ रीचिंग नियरर टू द सन इट मूव्स फास्ट। अर्थ जब सूरज के नजदीक पहुंच रहा है तो फास्ट मूव कर रहा है, एंड व्हेन इट इज रीचिंग फार अवे फ्रॉम द सन, सूरज से दूर है तो ये स्लो मूव कर रहा है। यू मस्ट रिमेंबर, केपलर साहब का जो सेकंड रूल है वो यही कहता है कि अर्थ इज नॉट रोटेटिंग ऑन इट्स ऑर्बिट विद द सेम स्पीड, इट्स स्पीड इज चेंजिंग। कैसे चेंज हो रहा है? सूरज के नजदीक है तो फास्ट मूव कर रहा है, और सूरज से दूर है तो स्लो मूव कर रहा है। ये बात ध्यान रखना, और ये डायग्राम ध्यान रखना। किस तरह के पाथ पे मूव कर रहा है? और इलिप्टिकल पाथ पे। और जो डिस्क्राइब करेगा डिस्टेंस, जो डिस्टेंस डिस्क्राइब करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे T1 माना तो T1 में ही, तो उसके द्वारा जो एरिया कवर होगा हमेशा इक्वल होगा। क्लियर है? ओके, कम टू द नेक्स्ट। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम, थर्ड लॉ, कहता है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, यानी प्लैनेट का जो मीन डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस यानी कहीं पे तो डिस्टेंस कम है, कहीं पे ज्यादा है, तो मीन डिस्टेंस जो निकालेंगे, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। मतलब सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है, राइट, सूरज के चारों तरफ जितना चक्कर लगाने में टाइम जो लगता है, और जो उस प्लैनेट का इस सन से जो मीन डिस्टेंस है, उनमें क्या रिलेशन है? उनमें रिलेशन है कि भाई मीन डिस्टेंस का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम जो लगता है उसके स्क्वायर के। यही कह रहा है।
the cube of the mean distance of the planet from the sun is directly proportional to the square of the time takes to move around the sun. यानी टाइम पीरियड के एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसको क्या कहेंगे? टाइम पीरियड. तो आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, जहां पे आर क्यू क्या है? वेयर आर क्या है? आर इज मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट. प्लैनेट का मीन डिस्टेंस है. और टी क्या है? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड समझते हो ना? टाइम पीरियड का मतलब है एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय. तो हमारे केपलर साहब ने कहा कि आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. इसको मिटा मैं, इसको मिटा रहा हूं. आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. अब जरा देखो, आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, तो अगर हम कहें आर क्यू इज इक्वल टू, हम लोग कॉन्सेप्ट लगा दे कुछ भी तो इक्वल हो जाएगा. यानी आर क्यू बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो न्यूटन सॉरी केपलर साहब का तीसरा नियम क्या कह रहा है? तीसरा नियम कह रहा है कि आर क्यू बाई टी स्क्वायर क्या होता है? कांस्टेंट होता है. राइट? आर क्यू बाई टी स्क्वायर क्या होता है? कांस्टेंट होता है. यानी प्लैनेट का मीन डिस्टेंस का क्यू और उसके डिवाइडेड बाय उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर हमेशा फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा. राइट? तो ये केपलर साहब के 3 नियम थे, 3 कानून थे. केपलर साहब ने 3 रूल तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इन रूल के ऊपर प्रूफ यानी कॉन्सेप्ट तो दिया, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए. राइट? तो एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाए, तो न्यूटन साहब ने इसका फायदा उठाया और न्यूटन साहब इसके ऊपर काम किए और न्यूटन साहब ने यूनिवर्सल रूल प्रोवाइड किया. यूनिवर्सल रूल, और जो कहलाता है यूनिवर्सल रूल फॉर द ग्रेविटेशन. तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट, क्या बेनिफिट लिया, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे. यानी चौथा पॉइंट आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे थे कि हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल. इनवर्स स्क्वायर रूल था क्या न्यूटन साहब का? तो जरा लिखा है मैंने, पॉइंट सारे पॉइंट लिख दिए, आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा. राइट? चौथा पॉइंट जो इनवर्स स्क्वायर रूल है वो क्या है? The statement made by the Newton in his universal law of the gravitational that the force between the two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them is called inverse square rule. इनवर्स मतलब उल्टा, यानी F is directly proportional to 1 by r square. ये लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मिला, ये हकीकत में न्यूटन साहब ने प्राप्त कहां से किया है? केपलर के थर्ड लॉ से प्राप्त. कैसे? जरा आज इसको समझें, इस चीज को समझें. राइट? चलिए जरा देखें. सबसे पहले केपलर साहब, न्यूटन साहब ने जो ये सोचा, इनवर्स स्क्वायर रूल जो दिया, वो कैसे दिया इसको समझते हैं. इसके लिए सबसे पहले न्यूटन साहब ने कहा कि नहीं, हमारा जो मूवमेंट होगा अर्थ का सन के चारों तरफ, वो मूवमेंट सर्कुलर पाथ पे होगा. यानी न्यूटन, केपलर साहब ने कहा ऑर्बिटल इलिप्टिकल पाथ पे मूवमेंट होता है, न्यूटन साहब ने कहा कि नहीं, सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट होगा. अब सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट होगा. राइट? तो सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट होगा, तो न्यूटन साहब ने क्या कहा था? यही कहा था ना यूनिवर्सल रूल में कि F जो है, जो फोर्स लगेगा सन के द्वारा अर्थ के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर होगा, इन उनके बीच की दूरी के, रेडियस के. यही बताया था न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल यही है कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर. लेकिन ये कैसे इन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ किया, देखें इसमें हेल्प क्या लिया है. तो सबसे पहले सर्कुलर मूवमेंट का अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता तो ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, वृत्ताकार पाथ पे मूव करेगा, तो याद रखना फॉर सर्कुलर मूवमेंट, ये बात जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से बिल्कुल याद रखना है. सर्कुलर मूवमेंट पे हो रहा है तो फोर्स जो एग्जर्ट होगा
ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है वो बराबर होगा उसके मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कितना, v स्क्वायर बाई आर, जहां v जो है वेलोसिटी और स्पीड है, और स्पीड ऑफ सर्कुलर मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट, और r क्या है, रेडियस, r क्या है, रेडियस, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो जो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होता है वो क्या एग्जर्ट होता है, F इज इक्वल टू m बाई m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। मैं इसे बिठा रहा हूं बाकी चीजों को। तो अब देखिए F इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी किसका, ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के ऊपर उसका स्क्वायर बटे आर, यही फॉर्मूला होता है। ये किसके लिए होता है, फॉर सर्कुलर मूवमेंट। जहां पे बॉडी का मास यानी अर्थ का मास वो तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, नहीं बदलने वाला, तो इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाई आर होगा कि नहीं होगा। F इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर फॉर ए सर्कुलर मूवमेंट। और हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जो अर्थ है सन के चारों ओर मूव कर रहा है, कैसे पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे। अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो F इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाई आर। मास चूंकि अर्थ का कांस्टेंट है इसलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v बाई आर स्क्वायर, v स्क्वायर बाई आर। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है, यहां तक अगर क्लियर है तो आगे चलें। अच्छा अब जरा सोचिए कि भाई वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर बटे टाइम पीरियड। अब सर्कल का पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, और टाइम पीरियड हमने क्या माना है, t, 2 पाई आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और t क्या है, टाइम पीरियड। t याद रखिएगा, t क्या है, वेयर t इज टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। जो अर्थ रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पे उसका टाइम पीरियड। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, यानी v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। अब 2 पाई कांस्टेंट है, इसका मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू r बाई टी होगा कि नहीं होगा, क्लियर है, v इज प्रोपोर्शनल टू r बाई टी। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं, सोच लो, v स्क्वायर बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं कि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इनटू r बाई टी स्क्वायर बाई आर, यानी आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई आर। सेम थिंग, आर बाई आर लिखा, कट गया एक दूसरे से, कोई फर्क नहीं पड़ा ना इसका, सेम थिंग लिखा हूं मैं, आर बाई आर को इनपुट कर दिया, आर क्यू बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई आर। अब जरा देखो ध्यान से, आर क्यू बाई टी स्क्वायर, इस टर्म को आर क्यू बाई टी स्क्वायर, केपलर साहब ने कहा था, केपलर साहब का थर्ड रूल ऑफ केपलर कहता है कि आर क्यू बाई टी स्क्वायर इज कांस्टेंट, आर क्यू बाई टी स्क्वायर इज कांस्टेंट। यही न्यूटन साहब ने अप्लाई किया, कहा कि भाई केपलर साहब ने तो कहा था आर क्यू बाई टी स्क्वायर कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब है कि आर क्यू बाई टी स्क्वायर अगर कांस्टेंट होता है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं। अब ध्यान से देखो, सो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान से देखिए, आर क्यू बाई टी स्क्वायर कांस्टेंट हो गया है,
तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर नहीं, सॉरी 1 बाई आर, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। इज इट क्लियर? अब वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया था, एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर आया था, इसमें हम वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करें, यानी जस्ट विल पुट द वैल्यू कहां पे पुट करें? Put the value of v square is equal v square proportional to 1 by r in equation 1। तो f is proportional to v square की जगह पे हम क्या रखने जा रहे हैं? 1 by r, यानी 1 by r into r, यानी f is proportional to 1 by r square। यही तो रूल था हमारा, यही तो है हमारा न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कहां से न्यूटन साहब ने लिया, इस चीज को प्रूफ करने के लिए हेल्प कहां से लिया? ही हैज टेकन द हेल्प फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ केपलर, राइट? तो केपलर का थर्ड लॉ जो केपलर साहब ने प्रोवाइड किया था, उसी से न्यूटन साहब ने यूनिवर्सल रूल बनाया। क्या बनाया? कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आई होप ये चारों पॉइंट आज के वीडियो लेक्चर के क्लियर होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे के टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।